बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एतजाज़ अहसन साहब ने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और इन्होंने अदालत के अहाते के बाहर खड़े होकर ये बयान दिया। कुछ और वकला भी साथ थे और मीडिया के माइक्स वहाँ पे मौजूद थे। एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात की है, ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है और ये बात इतनी हसास है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को मना कर दिया गया कि एतजाज़ अहसन साहब का बयान ऑन एयर ना किया जाए। अच्छा, वैसे टीवी चैनल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अगर कोई बयान आता था, वो आर्मी चीफ भी थे पाकिस्तान के, अगर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई बयान आता था तो वो चल जाता था, वो टीवी की खबरों की जीनत बन जाता था। तो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बयानात परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में नेशनल टेलीविज़न पर चलते थे और रोका नहीं जाता था। लेकिन ये बयान जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है, एतजाज़ अहसन साहब का, और आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी नहीं है। इसके बावजूद उनका ये बयान रोक दिया गया है। ये है वो सेंसरशिप जिसमें लोगों को बात नहीं करने दी जाती। ये है वो सेंसरशिप जो लगाई जाती है पाकिस्तान में और लोगों के ख़यालात को, उनके तज्ज़िये को, उनके एनालिसिस को और वो जो हक़ाइक़ बताना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है और बार बार की जाती है। यानी बड़ी सख्ती से टीवी चैनल्स को कहा गया जब एयर वाई को बंद किया कि आप एयर वाई पे बात नहीं करेंगे। जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया तो कहा गया कि आप शहबाज गिल पे बात नहीं करेंगे। तो इस तरह बार बार मना करते हैं और अभी ये कहा गया कि कोई भी टीवी चैनल एतजाज़ अहसन का ये बयान नहीं चलाएगा। बहरहाल सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें फिर चल जाती हैं और जब आप नेशनल टेलीविज़न को मना करते हैं इन चीज़ों को चलने से, तो बजाय इसके कि इसका फ़ायदा उल्टा इसका नुकसान होता है। अगर ये टीवी चैनल्स पे ये बात चलती तो डिबेट होती। डिबेट में ये सवाल भी आता कि भाई सबूत है कोई कि जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया गया है, क्या उसका कोई सबूत मौजूद है? सबूत ना होता तो ज़्यादा बुरी तरह ये स्टेटमेंट एक्सपोज हो जाती। लेकिन इस स्टेटमेंट को रोक कर, इसके ऊपर डिस्कशन को रोक कर ये बंदोबस्त किया गया है कि लोग अब इसके ऊपर यकीन करें कि कोई तो दाल में काला है, जो इस स्टेटमेंट को जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा, इसको रोका जा रहा है। बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा, ज़रा ये आप इसको सुने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस तो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए। तो ये एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है, ना सिर्फ ये कहा बल्कि साथ और भी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़मीन पर और भागा हुआ मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। यानी जो प्लान बना हुआ उसके मुताबिक उनको ये लगता है। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट में एतजाज़ अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द इमरान खान ज़मीन पर और भागा हुआ मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। बेटी मरियम नवाज भी इनके पास पहुंची हुई हैं। नैब लॉन्ड्री के तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। नैब ऑर्डिनेंस सियासी इंजीनियरिंग के लिए है, वरना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमे ऐसे हैं कि तली पर लिखा हुआ हो। ये इतने आसान और सादा और सीधे मुकदमात हैं, लेकिन यहाँ पे भी दो नंबरी की गई है और इनको निकाला जा रहा है। एतजाज़ अहसन साहब को ऐसा लगता है। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च पे बात की, राना सनाउल्लाह पे बात की, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उनका ये कहना था कि ये जो इस ख़ानदान को छोड़ा गया है या इनको जो NRO 2 मिला है, अब उनकी बातों से ये अखज़ होता है कि बाजवा साहब ने वो किया है। अब इसका जवाब जो है वो DG ISPR दे सकते हैं। वो बारहा ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्होंने माजी में ये स्टेटमेंट दिया था कि मुकदमात जो हैं उनका हल अदालतों में है और जो सियासत है उसका हल पार्लियामान में है, तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रिजीम चेंज ऑपरेशन ये जो पाकिस्तान में हुआ है, इस पे लोगों को बहुत सारे शकूक व शुबहात भी हैं और बहुत सारी बातें भी लोग करते हैं इसके बारे में। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से लोगों को जो है वो सेंधा उसमें रखा गया, कैसे पैसे पहुँचाए गए, वो पैसे कैसे एक इस्लामाबाद के बड़े होटल में पहुँचाए गए, किसके नाम के ऊपर कमरों की बुकिंग की गई,
किस तरह से भागे हुए अरकान को जो है वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की गई, फिर किस तरह से उनको होटल के अंदर रख के उनको अय्याशियाँ करवाई गई, किस तरीके से मीडिया को दबाने की कोशिश की गई, किस तरीके से मीडिया को धमकाया गया कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने, ना कि रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करे, किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया में लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया, किस तरह से लोगों को प्रोग्राम उनके बंद करवाए गए जो लोग रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर सवालात उठा रहे थे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है और हम सब इसके गवाह हैं। हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता और इसके ऊपर सवालात भी उठाता है। तो एतजाज़ अहसन तो बहुत सीनियर कानूनदान है, बहुत सीनियर हैं। अब एतजाज़ अहसन साहब को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल है, क्या कोई जुर्रत करेगा कि एतजाज़ अहसन साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करवाए? नहीं करेगा। वकला गले पड़ जाएंगे, लग पता जाएगा आपको, वकील निकलेंगे बाहर और निकल कर एहतजाज करेंगे और टक्कर देंगे। सबको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जोर सिर्फ कमज़ोर के ऊपर चलता है, जोर सिर्फ उनके ऊपर चलता है जिनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनकी ऑडियोज और वीडियोज फेक किस्म की बनाकर। इमरान खान साहब ने अभी कहा है, ये ननकाना में उन्होंने जलसा किया, बहुत शानदार, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग उस जलसे में शामिल हुए। इमरान खान साहब ने ननकाना के अंदर कहा कि गंदी गंदी वीडियोस तैयार की जा रही हैं डीप फेक के जरिए से, और उनके जरिए से आने वाले दिनों में ब्लैकमेल किया जाएगा और गंदा करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ये अगर होगा तो ये पाकिस्तान की सियासत की एक घटिया तरीन लेवल होगा, और इस लेवल पे भी पाकिस्तान को कोई और नहीं लेकर आएगा, पाकिस्तान के ताकतवर लोग लेकर आएंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को यहां पहुंचाएगी कि सियासत के अंदर मजीद से मजीद गंद डाला जाए। मैं आपको ये बता देता हूं कि मोहम्मद जुबैर साहब की जब वीडियोस निकाली गई, वो असली है नकली है उन पर बात नहीं करते, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग भी नहीं किया। थोड़े दिन पहले एक शख्स ने मुझे फोन करके कहा कि उनके पास मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की गंदी वीडियोस हैं। मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा डिलीट कर दो, तुम इनका पर्दा रखो, अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। जो निजी नौयत की चीजें अगर तो हैं, अगर नहीं है तो डीप फेक है, और अगर हैं तो इनको पब्लिक करके एक नेक्स्ट लेवल की लो के ऊपर जाएगी पाकिस्तान की वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो पाकिस्तान को कभी स्टेबल नहीं होने देता, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मनमानी करता है और लोगों के पाकिस्तान को लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं चलने देता, बदकिस्मती से। अब आ जाए, मलिक अहमद खान साहब ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जड़ दिया है। उसके बाद देखिए, मलिक अहमद खान साहब जो है वो PMLN के जितने मेंबर हैं या जितने PMLN के करीब हैं, वो उससे थोड़े से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और एक बहुत ताकतवर आदमी के करीब है। वो जो ताकतवर आदमी है उसने ये प्लान किया हुआ था कि मलिक अहमद खान जो है इसको वज़ीर आला पंजाब बनवाना है, और मलिक अहमद खान वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाब भी देख रहे थे। फिर मलिक अहमद खान ने उसी वफादारी के अंदर बहुत सारे ऐसे गलत काम किए जो उनकी तबीयत और उनकी तरबियत के ख़िलाफ़ थे। तो मलिक अहमद खान को ये लगता है कि वो बन जाएंगे पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला। तो पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा या एक बहुत ताकतवर आदमी जो है वो मलिक अहमद खान साहब के सर के ऊपर हाथ रखे हुए है। तो मलिक साहब हमेशा प्रोटेक्शन में सबसे पहले आ जाते हैं। अब जनरल बाजवा साहब के बारे में जब स्टेटमेंट दिया एतजाज़ अहसन ने, तो उसमें मलिक अहमद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि एतजाज़ अहसन अदालत में सबूत लेकर आए। तो मलिक साहब, सबूत तो इस बात के भी नहीं है कि किसने कितनी बूट पॉलिश की, सबूत तो इस बात की भी नहीं है कि किसने किस किस महीने में बूट पॉलिश की, सबूत तो इस बात की भी नहीं है कि कौन सा बंदा किस होटल में कितने दिनों तक रुका और वहाँ से सुबह उठकर रोज़ाना कहाँ जाता था बूट पॉलिश करने के लिए। सबूत तो इसके भी नहीं है। और बूट पॉलिश की बुनियाद के ऊपर किसको क्या ओहदा देने का वादा किया गया, सबूत तो इसके भी नहीं है। बेशुमार चीज़ें हैं जिनके सबूत तो मनी ट्रेल आज तक नवाज शरीफ नहीं दे सके, आज तक नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके, इसका कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनको $5 अरब की ऑफर की गई, इसका भी सबूत नहीं है। उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने पैसे लिए, इसका भी सबूत नहीं है। सरे महल वो आसिफ अली जरदारी, आप लोग सारी ज़िंदगी कहानी सुनाते रहे, कहाँ है सबूत? बेशुमार चीज़ों के सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ को लोग जानते हैं। बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब अगर अदालत में ला सकते हैं कुछ तो लाना चाहिए। इन चीज़ों को जब आप दबा देते हैं तो इनमें शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं। इनके ऊपर जब आप डिबेट होने देते हैं तो फिर सवालात उठाए जाते हैं, उनके जवाब जब नहीं आते तो मज़ीद क्लैरिटी होती है।
यही डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की खूबसूरती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी को कहते हैं और इसी में से दलील जन्म लेती है और इसी में से मामला जो हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वरना फिर इबाम ही इबाम है। एक और खबर है जी, 41 करोड़ रुपया जारी कर दिया है काबीना ने, मंजूरी दे दी है 41 करोड़ रुपए के फंड्स की। और किस लिए दी है? लॉन्ग मार्च को कुचलना है, लॉन्ग मार्च में आने वाले शहरियों को कुचलना है, उनको रोकना है, उनको तबाह बर्बाद करना है। 41 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी तौर पे दे दिए हैं। यहां पे 41 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं एक ऐसी चीज से निपटने के लिए जहां पे पब्लिक निकली हुई है अपने हक के लिए और वो इलेक्शन मांग रहे हैं। ये अवाम के खिलाफ पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर पूरा का पूरा स्वात बाहर निकला हुआ है। स्वात के बाजार के अंदर आज जो मैंने लोगों का हुजूम देखा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कभी किसी ने स्वात में इतना बड़ा जलसा भी नहीं किया होगा। लोग अपनी मदद आपके तहत निकले और पूरा स्वात भर गया। ये कोई छुट्टी वाला दिन नहीं था, वर्किंग डे में पूरा स्वात सड़कों के ऊपर था और सब लोग अमन मांग रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। और जो वजीर दिफा हैं उन्होंने बड़े आराम से ये कहकर जान छुड़ा ली कि दहशतगर्दों से निपटने का अव्वलीन फर्ज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है, इसके बाद जाकर किसी और एजेंसी की, डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है। अब इस पे अदर मशवानी जो है, जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है इसमें सोशल मीडिया में, उन्होंने लिखा कि पहले स्वात में तालिबान वापस लाए और अब कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत संभाले इनको। देखिए, सूबाई हुकूमत जो है वो सूबे के अंदर काम कर सकती है अमन व अमान के लिए, लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर सूबाई हुकूमत नहीं होती। मुराद सईद भी बार बार ये कह रहे हैं, स्वात के लोग भी बार बार ये कह रहे हैं, स्वात के सहाफ़ी भी बार बार ये कह रहे हैं। मेरा जिससे भी राब्ता होता है वो ये कह रहे हैं कि एक मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन का, और उसके नतीजे में कुछ लोग स्वात में आए हैं लेकिन अमन नहीं हो रहा, बदअमनी हो रही है और ये मुआहिदा कैंसिल किया जाए, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी तो तालिबान का एक ग्रुप जो पहाड़ों पे आया था और उसके बाद बदअमनी शुरू हुई थी, उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया था और फिर वो चले गए थे। लेकिन अब फिर सूरत हाल ख़राब हो गई है। कहीं पे दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, शिद्दत पसंदों के साथ, कहीं पे तालिबान वापस स्वात के अंदर आ रहे हैं, ये शुबा किया जा रहा है, शिकवा किया जा रहा है और स्वात के लोग अमन मांग रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाई थी, ये जिम्मेदारी पहले भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उठाई थी और ये जिम्मेदारी आज भी उन्हीं को उठानी पड़ेगी और उन्हीं को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सियासत से बालातर है, सियासत से बालातर है। ये स्वात के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान के अमन के लिए है। तो 41 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे उन्होंने 41 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। और इससे अब ये करेंगे क्या? ये अब शेल्स तो पहले ले चुके हैं, ग्रांट जारी हो चुकी है। रबड़ की गोलियां और शेल चलाने के लिए ड्रोन्स ये पहले ले चुके हैं, ग्रांट जारी हो चुकी है। ये खाने पीने का खर्चा है, ड्यूटीज़ के दौरान जो इजाफी पेट्रोल खर्च होगा उसका खर्चा है, दीगर जो अगर बोनस देना पड़ेगा तो उसका खर्चा, बाकी चीज़ें वो और बाद में पैसे दे दिए जाएंगे। ये उन तमाम चीज़ों का खर्चा है और उसके अलावा कुछ और भी किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अब छापे मारे जाएंगे, यानी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके जो फार्म हाउसेज हैं उनके ऊपर छापे मारे जाएंगे, पंजाब हाउस में छापे मारे जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छापे मारे जाएंगे, कश्मीर हाउस में छापे मारे जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान हाउस में छापे मारे जाएंगे और बनी गाला में भी छापे मारे जाएंगे। और ये जो है ये सारा जो है एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर छपा है, एक्सप्रेस पेपर के ऊपर छपा है, ई पेपर पे। अब जरा आप गौर करें, सिंध हाउस के ऊपर जिस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इतना रोला डाला गया था कि वफाक ने हमला कर दिया सूबे के ऊपर, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान की इकाइयों को तकसीम किया जा रहा है, रोला डाल दिया था। क्योंकि उस वक्त ताकतवर हल्के उस तरफ खड़े थे, पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। और अब पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के जो हाउसेज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस खबर के मुताबिक उन पर हल्ला बोलने का या उन पर छापे मारने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। और ये खबर आ गई है, मुमकिन तौर पे ये ऐसा कर भी सकते हैं तो यहां कोई नहीं बोलेगा।
यहां कोई नहीं कहेगा कि वफाक हमले कर रहा है सूबों पे या आज़ाद कश्मीर हाउस के ऊपर। उधर जो सेंटोरस में आग लगी है वो मामला मशकूक होता चला जा रहा है। मुझसे रब्ता किया है उनके बहुत अहम लोगों ने और उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को लगातार मजबूर किया जा रहा था कि आप इमरान खान को सपोर्ट देना मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। फाइनेंशियल सपोर्ट आप बिल्कुल नहीं देंगे लॉन्ग मार्च के लिए, और इसके अलावा जो आपने टेलीथॉन में पैसा दिया है वो भी आपको नहीं देना चाहिए, और अपने तमाम पैसों को अलग कर लें और इमरान खान को किसी किस्म की सहूलत आपने नहीं देनी है बतौर पार्टी वर्कर या पार्टी के साथ ताल्लुक़ होने के वजह से। तो इस पर उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा था, सरदार तनवीर इलियास को मना किया जा रहा था और वो इमरान खान साहब के साथ ही हैं। बाद में अचानक सेंटोरस में आग भड़क उठती है और ये आग लगी एक मखसूस इलाके में, लेकिन सारे टावर्स को सील किया जा रहा है। यानी अगर एक बिल्डिंग है वहाँ पे आग लग गई, साथ वाली बिल्डिंग को तो आप सील नहीं कर सकते ना, या उसके साथ वाली बिल्डिंग को तो आप सील नहीं कर सकते। और अगर आपने इस बुनियाद पे सील करना है कि इंतजाम ठीक नहीं थे तो फिर इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग्स को आप सील कर दें। जिस तरह का रवैया रखा गया है और जिस तरह से उसको सील किया जा रहा है, ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिस है। उन सबके ऊपर वैसे दबाव डाला जा रहा है जो लोग फंड कर सकते हैं लॉन्ग मार्च को, खासतौर पे वो सारे लोग जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर तक का फंड कर सकते हैं, उन सबको काबू करने की कोशिश की जा रही है। कुछ और खबरें भी हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुकदमात से मशरूत किया गया है। दीगर कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।